हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर उपस्थित हूँ एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। और टॉपिक का नाम आपके सामने है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दोस्तों, ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के लिए, बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, एमए प्रवेश के विद्यार्थियों के लिए, एमए फाइनल के अंदर जिन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स ये पेपर ले रखा है, उन विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स आधुनिक युग का ऐसा दार्शनिक है जिसने न केवल समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है अपितु सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के वैज्ञानिक नियमों की खोज भी की है। मार्क्स द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समाजवादी विचारों की खान माने जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित 2 ग्रंथों के नाम बताइए। तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, अब देखिए आगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत उसके संपूर्ण चिंतन की आधारशिला है। मानव सभ्यता के विकास को समझने के लिए मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इस सिद्धांत का मूल तत्व यह है कि विश्व निरंतर गतिशील व परिवर्तनशील है और इस प्रक्रिया का संचालक तत्व भौतिक पदार्थ या आर्थिक शक्ति है। दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं 2 चीज़ें आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। एक विचारधारा आपने पढ़ी है, आदर्शवादी विचारधारा। ठीक है, एक विचारधारा है कार्ल मार्क्स की मार्क्सवादी विचारधारा। तो आदर्शवादी विचारधारा जो है वो सृष्टि का मूल जो तत्व है वो चेतना को या विचार को या अध्यात्म को मानती है, जबकि मार्क्सवादी जो विचारधारा है ये सृष्टि का मूल तत्व जो है वो पदार्थ को मानती है। अब मैं आपको दोनों को अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जो आदर्शवादी विचारधारा है उसके अंदर जैसे टीएच ग्रीन है, हिगल वगैरह हैं, तो ये क्या कहते हैं, आदर्शवादी विचारधारा क्या कहती है कि इस सृष्टि का मूल जो पदार्थ है वो चेतन तत्व है। ठीक है, जिसको अपन विचार भी कह सकते हैं, अपन उसको आत्म तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, सभी का मतलब एक ही होता है। तो ये कहते हैं कि चेतन तत्वों की वजह से, विचार तत्वों की वजह से ही इस सृष्टि का, इस संसार का निर्माण हुआ है और इस सृष्टि के अंदर, इस संसार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, वो उस चेतन तत्व या विचार तत्व की बदौलत हो रहे हैं। तो वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो एक समष्टि होती है, एक व्यष्टि होती है, मतलब व्यक्ति होता है और एक ये संसार है। तो व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो क्या है, वो चेतन तत्व है। जीव के अंदर जो आत्मा है वो चेतन तत्व है। ठीक है, और सृष्टि के अंदर जो, इस सृष्टि के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जो चराचर जगत है उसके अंदर जो चेतन तत्व है वो ब्रह्म है। तो आत्मा मतलब जीव के अंदर भी ब्रह्म है, वो आत्मा हो गई, और सृष्टि के अंदर, चराचर जगत के अंदर जो चेतन तत्व है वो ब्रह्म है। और दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ब्रह्म है। एक में आत्मा है, एक में चेतन तत्व ब्रह्म है, तो दोनों ही ब्रह्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदर्शवादी विचारधारा हिगल ये मानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। ठीक है, और इस सृष्टि के अंदर जो भी परिवर्तन और बदलाव हो रहे हैं वो ईश्वर की वजह से हो रहे हैं। तो अब उसके अंदर मानव का भी योगदान है, क्योंकि मानव के अंदर भी क्या है, ब्रह्म है। तो चाहे मानव के प्रयासों से सृष्टि के अंदर बदलाव हो रहे हैं या परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो भी ईश्वर की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि मानव के अंदर जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ठीक है, तो मानवीय प्रयत्नों की वजह से और ईश्वर की वजह से, मतलब मेन तो ईश्वरीय तत्व है, क्योंकि आत्मा कर रही है वो भी ईश्वर कर रहा है, ईश्वर कर रहा है वो भी ईश्वर कर रहा है। तो सृष्टि का मूल पदार्थ क्या हो गया, चेतन तत्व है या विचार तत्व है। ठीक है, तो वो इसकी सृष्टि की जो प्रकृति है वो आध्यात्मिक मानते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो कार्ल मार्क्स है वो ये कहता है कि सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है। अब आपको पता है साइंस का शब्द है, पदार्थ में जड़त्व होता है। तो पदार्थ के अंदर क्या होता है कि पदार्थ के जो अणुओं के बीच में पारस्परिक आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल से उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, और उसकी वजह से सृष्टि के अंदर परिवर्तन होते हैं।
कि पदार्थ के अणुओं के बीच में जो पारस्परिक आकर्षण बल होता है उससे उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है कि वो ठोस, द्रव्य और गैस में बदल जाता है। तो उसी चीज नियम को, पदार्थ के अंदर होने वाली उसी नियम को उसने समाज के ऊपर लागू किया है और ये कहा है कि समाज के अंदर जो भी बदलाव और जो भी परिवर्तन होते हैं, इस समाज का जो निर्माण हुआ है वो पदार्थ की वजह से हुआ है, मतलब भौतिक तत्व की वजह से हुआ है, मतलब आर्थिक सत्ता की वजह से हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तीन शब्दों के योग से बना है जिनका अर्थ अग्रलिखित है। पहला शब्द है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ है दो विरोधी पक्षों या विचारों में संघर्ष। द्वंद्व का मतलब दो विरोधी पक्षों या विचारों में संघर्ष। भौतिक, भौतिक का अर्थ है जड़ तत्व अथवा अचेतन तत्व। जड़ तत्व अथवा अचेतन तत्व, जिसको कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, पदार्थ कहा है या भौतिक सत्ता कहा है। वाद, वाद का अर्थ है सिद्धांत, विचार अथवा धारणा। ठीक है, इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसा सिद्धांत या विचार है जो ये मानता है कि मानव सभ्यता व सृष्टि का विकास और इसमें परिवर्तन दो विरोधी पक्षों में संघर्ष की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जिसका मूल संचालक तत्व जड़ तत्व या भौतिक पदार्थ है। ठीक है, अब आगे देखिए द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को हिगल से ग्रहण किया था। इस पद्धति के तीन अंग हैं। अब ये जो पद्धति है, द्वंद्वात्मक पद्धति है, मार्क्स ने किससे ग्रहण की थी? आदर्शवादी विचारक हिगल से ग्रहण की थी। तो हिगल से द्वंद्वात्मक पद्धति हिगल से ग्रहण की, लेकिन उसकी आगे की जो सिद्धांत है वो उसने हिगल से ग्रहण नहीं किया। हिगल ने तो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ये स्पष्ट किया था कि सृष्टि के निर्माण और विकास में आध्यात्मिक सत्ता काम करती है, विचार या चेतन तत्व या ईश्वर जो है वो काम करता है। लेकिन हिगल से द्वंद्वात्मक पद्धति मार्क्स ने ग्रहण कर दी और उसमें थोड़ा चेंज कर दिया और क्या कहा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कि भौतिक पदार्थ या पदार्थ की वजह से इस सृष्टि के अंदर जो है वो बदलाव होते हैं और ये बदलाव द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के तीन अंग बताए हैं। कौन कौन से अंग है? पहला अंग है वाद। ये समाज की सामान्य स्थिति है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है। वाद समाज की सामान्य अवस्था जिसमें कोई वाद या कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। दूसरा है प्रतिवाद। ये समाज की सामान्य स्थिति का विरोधी पक्ष है जो थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। तो समाज की सामान्य अवस्था में थोड़े समय बाद में क्या होता है, उसका विरोध होता है, तो विरोधी पक्ष जो है वो उत्पन्न होता है और ये क्या हो जाता है, प्रतिवाद। जैसे कोई व्यक्ति एक बात कहता है वो वाद हो गई, दूसरा व्यक्ति जो है उसका विरोध करता है वो क्या हो गया, प्रतिवाद। फिर है संवाद। ये वाद और प्रतिवाद में संघर्ष और उसमें समन्वय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समाज की नवीन स्थिति है। तो जब पक्ष और विपक्ष में तर्क होती है, बहस होती है, आपस में वाद विवाद होता है, तो फिर क्या है, नई विचार का निर्माण होता है। ठीक है, वो हो गया संवाद। तो इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के मार्क्स ने तीन चरण बताए, वाद, प्रतिवाद और संवाद। 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखना। फिर आगे देखिए, आगे है मार्क्स कहता है कि संवाद, वाद और प्रतिवाद दोनों का समन्वित रूप होने के कारण इन दोनों में से विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है। लेकिन विकास की प्रक्रिया यहाँ आकर रुकती नहीं है वरन निरंतर जारी रहती है। इस प्रकार समाज निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील है, लेकिन ये सीधी रेखा में न होकर के टेढ़े मेढ़े रेखा में होता है। तो मार्क्स ये कहता है कि समाज के अंदर ये जो प्रोसेस है, वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये जारी रहता है। हर मूल चीज़ का, हर बेसिक चीज़ का, मूल चीज़ का थोड़े समय बाद में विरोध होता है। ठीक है, और फिर विरोध के परिणाम स्वरूप नई चीज़ का निर्माण होता है। फिर थोड़े समय बाद में वो नई चीज़ का जो निर्माण हुआ उसका भी विरोध प्रारंभ हो जाता है। इसलिए वाद भी स्थायी नहीं है, संवाद भी स्थायी नहीं है और प्रतिवाद भी स्थायी नहीं है। प्रतिवाद आगे चल करके नया वाद बन जाता है, फिर उसका विरोध किया जाने लगता है और ये प्रोसेस समाज के अंदर निरंतर चलता रहता है और इसी प्रक्रिया से समाज का विकास होता है। लेकिन ये विकास सीधी रेखा में नहीं होकर के टेढ़े मेढ़े तरीके से होता है। मतलब समाज कभी भी एक जैसी रेखा के अंदर विकास नहीं करता है, एक तरीके से विकास नहीं करता है। कभी उसमें उत्थान की प्रक्रिया होती है, कभी उसमें पतन की प्रक्रिया होती है, कभी समाज अवनति की ओर अग्रसर होता है, कभी समाज प्रगति की ओर अग्रसर होता है। फिर आगे देखिए,
द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को दर्शाने वाला रेखा चित्र। तो ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। ये वाद है, ये सामान्य अवस्था है। फिर इसका विरोध होता है तो नई अवस्था का निर्माण होता है प्रतिवाद। फिर वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, ठीक है। तो एक नए विचार का जन्म होता है जो कहलाता है संवाद, ठीक है। अब ये संवाद आगे चल करके क्या बन जाता है, नया वाद बन जाता है, ठीक है। फिर इस वाद का वापिस प्रतिवाद उत्पन्न होता है। फिर इस वाद और प्रतिवाद में पुनः संघर्ष प्रारंभ होता है और वापिस संवाद आता है, और ये संवाद क्या बन जाता है, नया वाद बन जाता है। लेकिन अब आप देखिए, ये भी वाद है और ये भी वाद है, लेकिन इस वाद में और इस वाद में रात दिन का अंतर है। मतलब दो विचारों के अंदर संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो तीसरा जो विचार निकल के आता है वो पहले विचार से अलग प्रकार का होता है। यद्यपि वो होता आगे चल करके वो वाद ही होता है, क्योंकि उसका भी फिर विरोध प्रारंभ हो जाता है, तो होता वो वाद ही है, लेकिन वो पहले वाले वाद से बिल्कुल आगे की स्थिति होती है, अलग स्थिति होती है। फिर देखिए आगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। पहली है सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है। देखिए, यद्यपि हिगल ने विचार तत्व या चेतन तत्व को सृष्टि का मूल तत्व माना था और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति को आध्यात्मिक बताया था, लेकिन मार्क्स ने भौतिक पदार्थ या जड़ तत्व को सृष्टि का मूल तत्व माना है तथा सृष्टि की मूल प्रकृति को भौतिकवादी बताया है। ये मैंने अभी डिटेल से आपको समझाया था कि आदर्शवादी जो विचारधारा है, उसके जो विचारक है हिगल, वो क्या कहते हैं कि इस सृष्टि का मूल जो तत्व है वो विचार तत्व या चेतन तत्व है, जिसको ईश्वर भी कहा गया है, ठीक है। ईश्वर के कारण से, ईश्वरीय चेतना के कारण से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी की वजह से सृष्टि का विकास हो रहा है। तो वो सृष्टि की मूल प्रकृति कैसी मानता है, आध्यात्मिक मानता है। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि सृष्टि का मूल तत्व जो है वो भौतिक पदार्थ या जड़ तत्व है, और भौतिक पदार्थ या जड़ तत्व होने के कारण से इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, भौतिकवादी है। इसको मैंने थोड़ी देर पहले विस्तार से समझाया था आपको। दूसरी विशेषता है समाज निरंतर परिवर्तनशील व प्रगतिशील है। देखिए, मार्क्स का मानना है कि सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ गतिशील है और पदार्थ से ही समस्त वस्तुएं यानी पिंड बनती हैं, अथवा वस्तुएं भी गतिशील और परिवर्तनशील हैं। तो कार्ल मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व किसको मानता है, पदार्थ को मानता है। और पदार्थ कैसा है, गतिशील है। क्यों? क्योंकि पदार्थ के अणुओं के बीच में जो पारस्परिक आकर्षण बल होता है उस वजह से उसकी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो वो ठोस, द्रव और गैस के अंदर बदलता है, तो उसी चीज, चूंकि पदार्थ से ये सृष्टि बनी है, उस वजह से सृष्टि के हर जो पदार्थ हैं, हर जो वस्तुएं हैं, वो भी गतिशील हैं और परिवर्तनशील हैं। अगली जो विशेषता है वो देखिए, संपूर्ण सृष्टि एक निकाय है। संपूर्ण सृष्टि एक प्राणी शरीर की तरह है जिसके सब भाग यानी अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस प्रकार किसी भी वस्तु का कोई स्वतंत्र और निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। अतः किसी वस्तु को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम वस्तुओं के आपसी संबंध को समझें। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या मानता है कि संपूर्ण सृष्टि एक निकाय है, एक मतलब प्राणी शरीर की तरह, जैसे हमारे शरीर के सब अंग जो हैं, भाग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इस सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में अन्योन्याश्रित संबंध हैं। तो जब तक हम उनके आपसी संबंधों को नहीं समझेंगे तब तक जो है हम सृष्टि के निर्माण और विकास की प्रक्रिया का सही प्रकार से अध्ययन नहीं कर सकते। फिर है संघर्ष ही विकास का निर्धारक है। देखिए, द्वंद्वात्मक पद्धति की मूल मान्यता है कि प्रगति व विकास दो परस्पर विरोधी वस्तुओं या शक्तियों में द्वंद्व यानी संघर्ष का परिणाम है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या मानता है कि संघर्ष ही विकास का निर्धारक है, कि समाज की दो अवस्थाओं में दो परस्पर विरोधी अवस्थाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं, या पहली अवस्था है उसकी विरोधी अवस्था हमेशा उत्पन्न होती है आगे चल करके, और दोनों अवस्थाओं में जब संघर्ष होता है तो संघर्ष के बाद में एक नई अवस्था का निर्माण होता है जो कि पहले वाली अवस्था से अलग होती है। तो इस प्रकार से वाद, प्रतिवाद और संवाद की ये जो प्रक्रिया है उसकी वजह से विकास जो है वो होता है, प्रगति जो है वो होती है। फिर वस्तुओं में परिवर्तन दो प्रकार का है। वस्तुओं में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। तो
मार्क्स ये कहता है कि हर वस्तु के अंदर, सृष्टि की हर पदार्थ के अंदर, हर वस्तु के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब मात्रा में, उसकी मात्रा में परिवर्तन होना। दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन, मतलब उसके स्वभाव में, उसके गुण के अंदर परिवर्तन होना, उसकी विशेषता के अंदर परिवर्तन होना। जैसे मान लो पानी है, तो आपने जितनी मात्रा में पानी स्टोव पर गर्म करने के लिए रखा है, गैस पे गर्म करने के लिए रखा है, धीरे धीरे जितना आप गर्म करोगे उतना ही उस पानी की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। तो ये तो हो गया मात्रात्मक परिवर्तन। फिर क्या होगा, एक स्टेज के बाद में वो पानी जो है वो भाप बन करके उड़ने लगेगा। ये हो गया गुणात्मक परिवर्तन। पहले वो पानी था, अब क्या बन गया, भाप बन गया। अगला है द्वंद्वात्मक द्वारा परिवर्तन की व्याख्या संभव है। देखिए, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक को भौतिकवाद के संदर्भ में अपनाते हुए इसके द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की है। पूंजीवाद समाज, जिसमें पूंजीपति व श्रमिक दो वर्ग हैं, एक वाद है। इसमें अंतर्विरोध के कारण श्रमिकों में असंतोष पैदा होता है। वर्ग संघर्ष और क्रांति के माध्यम से पूंजीपति समाज को बदलकर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद में बदल देता है। ये क्या है, प्रतिवाद है। इन दोनों अवस्थाओं में कालांतर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप तीसरी अवस्था अस्तित्व में आएगी, जो संवाद होगा। इन सभी अवस्थाओं में परिवर्तन का मूल कारण भौतिक पदार्थ या आर्थिक तत्व है, यानी संपत्ति पर स्वामित्व का विचार है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, कार्ल मार्क्स ने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को समाज के ऊपर लागू किया है और समाज के अंदर जो परिवर्तन और बदलाव आते हैं उसको समझाने का प्रयास किया है। उसने मानव के इतिहास को, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आने वाले जो भविष्य के अंदर इतिहास आएगा, उस पूरे इतिहास को 6 कालों में बांटा है। तो पहला है आदिम साम्यवादी युग, फिर आता है दास युग, फिर सामंती युग, फिर पूंजीवादी युग, फिर समाजवादी युग और फिर साम्यवादी युग। ठीक है, तो उसने कहा है कि सिर्फ आदिम साम्यवादी युग को छोड़ करके समाज के अंदर हमेशा दो वर्ग रहे हैं, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। उसका नाम अलग अलग है, ठीक है ना। तो एक शोषक वर्ग रहा है, एक शोषित वर्ग रहा है, उनके नाम हर वर्ग, हर काल के अंदर अलग है। तो वर्तमान में जो पूंजीवादी अवस्था है, तो पूंजीवादी अवस्था में दो वर्ग कौन से बताएं, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। तो उन्होंने कहा कि पूंजीपति और मजदूर वर्गों के हित जो है वो अलग अलग होते हैं, इस वजह से दोनों के बीच में संघर्ष होता है। ये जो अवस्था है पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग है, ये अवस्था वाद है। फिर दोनों के हित चूंकि अलग अलग हैं, इस वजह से उनमें संघर्ष होता है। तो ये हो गया संवाद, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नई अवस्था का जन्म होगा, जो कैसा होगा, जो होगा साम्यवादी समाज। कैसा होगा, जब पूंजीपतियों में और मजदूरों के अंदर संघर्ष होगा, उसके बाद में अधिनायकवाद स्थापित होगा, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, मतलब मजदूरों के हाथ में शासन की सत्ता आएगी, मजदूर पूंजीपतियों के हाथ से सत्ता छीन लेंगे, शासन सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे, ये प्रतिवाद होगा। फिर कालांतर में ये अवस्था भी चेंज हो जाएगी और एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर पूरी तरह से जो है साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, वो होगा संवाद। ठीक है, साम्यवादी समाज। तो साम्यवादी समाज देखो, पहली पहली जो सृष्टि का पहला अवस्था बताई वो भी आदिम साम्यवादी समाज बताया था, और सृष्टि की जो लास्ट अवस्था बताई है वो भी साम्यवादी समाज बताया है। लेकिन सृष्टि के पहले वाला जो साम्यवादी समाज था उसमें, और जो आदिम साम्य वो जो साम्यवादी समाज आएगा उसमें रात दिन का अंतर है, प्रगति की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से। तो मार्क्स ये कह रहे हैं कि ये जो परिवर्तन और बदलाव होता है समाज में, इसका मूल कारण क्या है, भौतिक या आर्थिक तत्व है, मतलब संपत्ति पर स्वामित्व का विचार। मतलब हर काल के अंदर जो उत्पादन के साधन होते हैं समाज के अंदर, उन साधनों पर आधिपत्य को लेकर के और दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष होता है, और उसके परिणाम स्वरूप समाज की अवस्था में बदलाव या परिवर्तन आता है। अब देखिए आलोचनाएं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। दोस्तों, इनका मैंने वर्णन नहीं किया, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। देखिए, सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ नहीं चेतना है। तो आलोचना करने वाले क्या कहते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ नहीं चेतना है, यानी कार्ल मार्क्स ने सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ को माना और ये कहा कि सृष्टि की प्रकृति भौतिकवादी है। जबकि आलोचना करने वाले कहते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व जो है चेतना या आत्मा या परम ब्रह्म, ठीक है, या ईश्वर है, और इस सृष्टि की प्रकृति जो है वो आध्यात्मिक है। दूसरी जो आलोचना है वो है मार्क्स का भौतिकवाद अस्पष्ट है। दोस्तों, मार्क्स का जो भौतिकवाद का सिद्धांत है वो अस्पष्ट कहा गया है। कि क्यों कहा गया है कि मार्क्स ने क्या किया है, अपने भौतिकवाद के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। उसने ये सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है कि पदार्थ किस प्रकार गति करते हैं, ठीक है ना। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो रहस्यमयी है, क्योंकि उसमें ये पता नहीं चलता है कि पदार्थ जो है किस प्रकार से गति करते हैं।
तीसरी आलोचना है नैतिक दृष्टि से दोषपूर्ण सिद्धांत। देखिए कार्ल मार्क्स का ये जो सिद्धांत है वो नैतिक दृष्टि से भी दोषपूर्ण है। क्यों है दोषपूर्ण? पहली बात तो ये कि इस सिद्धांत में मार्क्स ने क्या किया है, मनुष्य की जो चेतना होती है और अंतःकरण की जो शक्ति होती है उसकी तुलना में पदार्थ को ज़्यादा महत्व दिया है। दूसरी बात क्या है, उसने मनुष्य को एक ऐसा प्राणी माना है जो केवल अपने अपने आर्थिक फायदे को देखता है और इनकी प्राप्ति के लिए वो नैतिक मूल्यों को, मर्यादाओं को, नैतिकता को, इनकी भी उपेक्षा कर देता है, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी नहीं है, वो केवल अपना आर्थिक फायदा ही नहीं देखता है, वो नैतिक मूल्यों को, मर्यादाओं को भी उतना ही महत्व और सम्मान देता है। फिर है मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से दोषपूर्ण। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि ये मानव का जो मनोविज्ञान है, मनुष्य की जो साइकोलॉजी है उसकी दृष्टि से सही नहीं है। कैसे कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो सामाजिक जीवन में वर्ग संघर्ष पर ज़्यादा बल देता है और सहयोग, प्रेम, सहानुभूति और सहिष्णुता के ये जो तत्व हैं इनकी उपेक्षा करता है। वो ये कहता है कि समाज के हर काल में दो वर्ग रहे हैं और दोनों वर्गों में आपस में शत्रुता रही है और उनमें संघर्ष होता है। तो ऐसा व्यवहार में ऐसा नहीं है कि सदैव मतलब संघर्ष, दो वर्ग ही रहे हैं, दोनों के अंदर हमेशा संघर्ष ही होता रहा है। वो एक तीसरा वर्ग भी होता है, मध्यम वर्ग, ठीक है ना। इसके अलावा इसने ये जो सिद्धांत है ये भौतिक संतुष्टि को मानव की संतुष्टि का मूल आधार मानता है कि हर आदमी जो है वो भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है, आर्थिक सत्ता पर अपना अधिकार करना चाहता है, मतलब भौतिक फायदा लेना चाहता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है, भौतिक सुख प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, आर्थिक सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करना ही अपना इसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य जो है परोपकार है, दया है, धर्म है, प्रेम है, बंधुत्व है, भाईचारा है, ये भी इसके जीवन के मूल आधार होते हैं। फिर है नियतिवाद का समर्थक। ये जो सिद्धांत है ये कैसा है, ये नियतिवाद का समर्थन करता है। नियतिवाद का मतलब होता है भाग्यवाद, कि अगर अपन इस सिद्धांत को मान लेंगे तो मनुष्य क्या बन जाएगा, भाग्यवादी बन जाएगा। क्योंकि ये सिद्धांत ये मान के चलता है कि सृष्टि के अंदर जो है वाद प्रतिवाद और संवाद की ये प्रक्रिया है वो चलती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सृष्टि के अंदर बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य का कोई योगदान नहीं है समाज के विकास में, उत्थान में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। फिर है द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास एक कल्पना है। अब कार्ल मार्क्स की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि उसने विकास को समझाने के लिए, समाज के विकास को समझाने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का सहारा लिया है, लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये सही नहीं है। जैसे मार्क्स ने गेहूं के बीज का उदाहरण दिया था कि गेहूं का बीज जो है वो क्या है, वाद है। फिर उसमें जब वो बड़ा होता है तो उसमें फलियां निकलती हैं, बालियां निकलती हैं, वो क्या हो गया, प्रतिवाद हो गया। फिर उसमें अनाज निकलता है, वो हो गया संवाद। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि गेहूं के बीज का अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप स्वाभाविक विकास होता है, इसमें किसी व्यक्ति की तब तक वाद, प्रतिवाद और संवाद इस नजर नहीं आता है जब तक कि उसने हिगल और मार्क्स के दर्शन को पढ़कर भी उसे समझ नहीं लिया हो। कि मतलब हमारे सामने ये घटना होती रहती है, लेकिन कौन आदमी है जो ये देखता है कि इसमें वाद है, ये अवस्था प्रतिवाद है, ये संवाद है। ये तो खाली मार्क्स की कपोल कल्पना है, ठीक है। और लास्ट है मानव समाज के लिए अमान्य सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स का ये जो सिद्धांत है वो मानव समाज के लिए अमान्य है। क्यों? क्योंकि उसने भौतिक जो जड़ तत्व है, जड़ पदार्थ है, उस चीज के अंदर जो परिवर्तन और बदलाव होते हैं या उसमें जो प्रोसेस होता है उसको मानव समाज पे लागू किया है। तो मानव समाज के ऊपर उस चीज को लागू करना पूरी तरह से सही नहीं है। पदार्थ का अलग गुण होता है, अलग स्वभाव होता है, वो अलग तरीके से व्यवहार करता है। क्योंकि मानव एक चेतन तत्व है, उसमें चेतना होती है, वो अलग तरीके से व्यवहार करता है। तो जड़ तत्वों को चेतन तत्वों के ऊपर लागू करके उसके आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको और मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।